कब्र से दोबारा खोदी जाएगी हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह की लाश, जो पिछले साल इजरायली हमले में मारा गया था। 23 फरवरी को दोबारा अब हसन नसरल्लाह को दफनाया जाएगा। इससे पहले उसे गुप्त जगह पे ईरान में दफनाया गया था, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता ने उनकी अंतिम नमाज अदा की थी। अब उनके आखिरी संस्कार को सार्वजनिक किया जाएगा। दरअसल 27 सितंबर को इजराइल ने बैरूत में एक हवाई हमले के जरिए नसरल्लाह को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इस हमले में 80 टन का बम इस्तेमाल किया गया था। बमबारी के 20 घंटे बाद नसरल्लाह की बॉडी बरामद की गई थी, लेकिन शरीर पर किसी तरह का कहते हैं कि भारी चोट का निशान नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत विस्फोट के झटके से हुए भीषण ट्रॉमा के कारण हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने 8 फाइटर जेट्स भेजे थे, जिन्होंने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 2000 पाउंड के 15 बम गिराए। इनमें अमेरिका में बने BLU 109 बंकर बस्टर बम शामिल थे, जो ज़मीन के अंदर तक घुसकर धमाका करने की क्षमता रखते हैं। 31 अगस्त 1960 को बैरूत के गरीब शिया परिवार में जन्मे नसरल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसका परिवार फल सब्जी बेचकर गुजारा करता था। नसरल्लाह ने शुरुआती शिक्षा ईसाई इलाके में ली थी, लेकिन उसका झुकाव हमेशा धार्मिक गतिविधियों की तरफ रहा। वो ईरानी नेता सैयद मूसा सदर से प्रभावित था, जिसने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय के उत्थान के लिए अमल नाम का आंदोलन शुरू किया। 15 साल की उम्र में नसरल्लाह इस आंदोलन से जुड़ा और बाद में 1976 में धार्मिक शिक्षा के लिए इराक चला गया, जहां उसकी मुलाकात सैयद अब्बास मुसावी से हुई। 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने शिया समुदाय के समर्थन देना शुरू किया। 1982 में नसरल्लाह और मुसावी ने ईरान की मदद से हिजबुल्लाह की स्थापना की। ईरान ने 1500 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे, जिससे हिजबुल्लाह को गुरिल्ला युद्ध लड़ने की ताकत मिली। इजराइल के खिलाफ इस संगठन ने आत्मघाती हमलों की शुरुआत की। 1982 में टायर शहर में इजरायली मिलिट्री बेस पर हमले में 75 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद अमेरिकी दूतावास पर भी बम धमाके हुए, जिसमें 17 अमेरिकी नागरिक समेत 30 लोगों की मौत हो गई। 1992 में जब इजरायली हमले में अब्बास मुसावी मारा गया तो तब नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का नया प्रमुख बनाया गया। उसके नेतृत्व में यह संगठन और मजबूत हुआ। उसने लंबी दूरी तक हमला करने वाले मिसाइल विकसित किए और इजरायली सेना को 2000 में दक्षिण लेबनान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिट्री संगठन नहीं रहा, बल्कि 1992 में इसने संसदीय चुनाव में भी 12 सीटें जीती। नसरल्लाह ने लेबनान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिजबुल्लाह को सामाजिक कल्याण कार्यों में शामिल किया, जिससे उसे शिया समुदाय का व्यापक समर्थन मिला। इस बीच गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की दूसरी चरण की वार्ता भी जारी है। हमास ने संकेत दिए हैं कि वो नए समझौते के लिए तैयार हैं, जिसके तहत बंधकों की अदला बदली की जाएगी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल अमेरिकी दौरे पर हैं, जिससे वार्ता में देरी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के साथ ही वैश्विक व्यापार युद्ध फिर से भड़क उठा है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए कोयला और LNG पर 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा कच्चे तेल और छोटे ट्रकों समेत बाकी उत्पादों पर भी 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि ट्रंप प्रशासन ने भी चीन के आयात पर नए टैरिफ लगाए हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को टाल दिया। नए घटनाक्रम और बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच नसरल्लाह की दोबारा दफनाने की खबर ने वैसे फिर से एक बार फिर मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब ये देखना दिलचस्प भी होगा कि इस फैसले का क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है। हालांकि अगर मैं बात नसरुल्लाह के बचपन की करूं तो 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में नसरुल्लाह का जन्म हुआ। 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा वो था। जैसे मैंने आपको बताया, उसके पिता लेबनान की राजधानी बैरूत के शारशाबुक इलाके में रहते थे। वो फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करते थे। नसरुल्लाह की शुरुआती पढ़ाई बैरूत में एक ईसाई इलाके में हुई। वो बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में दिलचस्पी भी लेता था। वो ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर के बेहद प्रभावित था। सदर ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी आंदोलन का नाम अमल था। दरअसल 1974 आते आते लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया था। शिया सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ने लगे थे।
ऐसे में अमल को शियाओं के अधिकारों की अगुवाई करने के लिए जाना गया। लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद सदर ने दक्षिणी लेबनान को इजराइल की घुसपैठ से बचाने के लिए अमल के आर्म विंग की शुरुआत की। तब 15 साल के नसरल्ला ने भी अमल ज्वाइन कर लिया था। जब गृहयुद्ध उग्र हुआ तो नसरल्ला का परिवार अपने जो पैतृक गांव था, जिसका नाम बजौरी है, वहां चला गया। यहाँ पर नसरल्ला को कुछ लोगों ने आगे पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1974 में, माफ कीजिए 1976 में, वो इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए नजफ शहर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। मुसावी की गिनती कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में होती थी। वो ईरान के क्रांतिकारी नेता अयातुल्लाह खुमैनी के काफ़ी प्रभावित था। नसरल्ला को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने लेबनानी शिया छात्रों को इराकी मदरसों से निकालने का आदेश दे दिया। फिर 1978 में इराक में शिया सुन्नी के बीच संघर्ष बढ़ गया था। इसके बाद नसरल्ला और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। लेबनान लौटने के बाद नसरल्ला और मुसावी ने लेबनान में गृहयुद्ध में हिस्सा लिया। नसरल्ला अब्बास मुसावी का पैतृक शहर गया, जहाँ की अधिकतर आबादी शिया थी। इस वक्त तक नसरल्ला और लेबनान के शिया संगठन अमल के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। नसरल्ला का मानना था कि अमल को इजराइल के खिलाफ काम करने तक सीमित रहना चाहिए, जबकि उस वक्त अमल का नेतृत्व कर रहे नबी बेरी का मानना था कि उन्हें लेबनान की राजनीति में शामिल होना चाहिए। हसन नसरल्ला की लेबनान वापसी के 1 साल के बाद यानी कि 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और रुहुल्लाह खुमैनी को सत्ता मिली। इससे लेबनान में शिया समुदाय को ईरान का समर्थन मिला। हसन नसरल्ला के बाद तेहरान में ईरान के समय के नेताओं से मुलाकात की उस वक्त, और खुमैनी ने उसे लेबनान में अपनी प्रतिनिधि बना दिया। इसके बाद मुसावी और नसरल्ला ने 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया। तब नसरल्ला की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1500 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे गए थे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर रखे इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह को वापस उसके पास अपनी कोई सेना भी नहीं थी। उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर छुपकर हमला करते थे। सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदायीन हमले भी शुरू कर दिए थे। नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला हिजबुल्लाह ने किया था, जिसमें 75 इजरायली और 20 अन्यों की मौत हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यहीं नहीं रुका। अप्रैल 1983 में लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका हुआ था। इसमें 17 अमेरिकी और 30 लेबनानी नागरिक मारे गए थे। अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया गया और करीब 1 साल बाद इसकी नई लोकेशन पर भी हमला हुआ। इस बीच बैरूत में अमेरिका के मरीन बैराक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इनका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान के ज़्यादातर हिस्सों से पीछे हट गई। हालांकि उसने सीमा के पास कई इलाकों पर कब्जा बनाए रखा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमला जारी रखे। उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाके येन डियागो जा रही TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक कर बैरूत ले गए। इस दौरान एक यात्री को मार गिराया गया, जबकि बाकी 152 लोगों की रिहाई के बदले इजराइल को 700 लेबनानी फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करने का बोला गया। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना को 1985 तक साउथ लेबनान के ज़्यादातर हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। नसरल्ला इस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच चुका था। फिलहाल हसन नसरल्ला की मौत के बाद उसको गुप्त तरीके से दफना दिया गया था, लेकिन अब 23 फरवरी को फिर से उसको उस कब्र से निकाला जाएगा और अब आधिकारिक तौर पर सही तरीके से इस्लामिक परंपरा के अनुसार उसे दोबारा से दफनाया जाएगा। स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।